गुड आफ्टरनून। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डबल इंटीग्रल में कार्टेशियन फॉर्म में कंसीडर किया था डबल इंटीग्रल, और दोनों केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं इन सेंस ऑफ लिमिट्स। केस पहला जब लिमिट्स आपको डायरेक्टली दी गई हो, दूसरा केस जब लिमिट डायरेक्टली नहीं दी गई है लेकिन रीजंस गिवन है, दैट इज कर्व्स गिवन है जिनसे कि बाउंडेड जो रीजन होगा वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। ये आपका होगा डबल इंटीग्रल। इसमें नाउ वी डिस्कस सम प्रॉब्लम्स इन पोलर फॉर्म, दैट इज इन टर्म्स ऑफ आर थीटा। आर थीटा के टर्म्स में अगर गिवन है तो पोलर फॉर्म कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो पहले हम वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें कि लिमिट्स दी गई हैं आपकी। फॉर एग्जाम्पल evaluate double integral first limit 0 to pi by 2, function is r sin theta d theta dr, and limits of 0 to a cos theta, 0 to a cos theta। ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। यहाँ भी एक दोनों की लिमिट अगर कांस्टेंट होती कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, चाहे हम थीटा के रिस्पेक्ट करें चाहे आर के, लेकिन एक की लिमिट कांस्टेंट एक की वेरिएबल थीटा के टर्म्स में। ये भी क्लियर था, हमने बताया था उस जैसा एक्स वाई के, वैसे ही यहाँ लिमिट अगर थीटा के टर्म्स में है तो वो आर की होगी, और जिसकी वेरिएबल में होती है लिमिट उसके रिस्पेक्ट पहले करते। तो आर की लिमिट वेरिएबल्स में हुई तो हम आर के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, और जब हम आर के रिस्पेक्ट करेंगे थीटा कांस्टेंट होगा हमारा। सो नाउ दिस इज 0 to pi by 2 आफ्टर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर दिस इज r square upon 2 and it will be constant sin theta and limits of r 0 to a cos theta, okay, d theta after integrating r. Now putting limits, so we get 1 by 2 and a square by 2 बाहर हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 cos square theta into sin theta, okay, after putting limits. So now this is single integral and we now integrate with respect to theta. Function integrand function is cos square theta into sin theta. So there is many method, but we put cos theta equal to t, then minus sin theta d theta equal to dt. Put cos theta equal to t, then minus sin theta d theta equal to dt. So sin theta minus dt, and it becomes minus t square dt, okay, and so t square dt, that is t cube upon 3 minus, and t for cos theta, so minus cos is cube theta upon 3, and limits now in terms of theta, so limit in theta, या तो हम लिमिट बदल लें सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, या नहीं बदलते हैं तो वापस मेन ओरिजिनल वेरिएबल में आ जाए और ओरिजिनल लिमिट्स रख दें 0 to pi by 2, 0 to pi by, अपर लिमिट we know cos pi by 2 0, minus minus plus 1 upon 3. So this is a square upon 2 and limit value of this integral 1 by 3, that is a square upon 6. खैर इंटीग्रेशन तो आप कर ही लेंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये था डबल इंटीग्रल में, अगर पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म मतलब आर और थीटा के टर्म्स में, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। मेन जो है वेरिएबल बदल गए आपके, अगर जिसकी लिमिट वेरिएबल में उसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे। यहाँ पर लिमिट थीटा के टर्म्स है तो आर की लिमिट हुई, आर के रिस्पेक्ट में हम पहले करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था कि जब आपको लिमिट्स दी जाए तो आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड, वो प्रॉब्लम्स पोलर में भी
जिसमें लिमिट डायरेक्टली नहीं गिवन है, रीजन गिवन है, दैट इज कर्व विच बाउंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बी गिवन, तो उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, आपको लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी। बस वही मेन कॉन्सेप्ट है, जैसा कार्टेशियन फॉर्म में था उसी तरीके से पोलर में है। रीजन अगर गिवन है, दैट इज कर्व्स आर गिवन विच बाउंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, सो हाउ टू फाइंड लिमिट्स, लिमिट्स कैसे निकालेंगे ये उसमें आपको बताया था। और फिर भी आप समझ लीजिए उसमें उसी के अकॉर्डिंग the problem is evaluate double integral r square d theta dr over the region R, where R is the area of the circle, where R is area of circle. सर्किल कौन सा है? R इक्वल टू a cos theta. R इक्वल टू a cos theta. This is the सर्किल इन पोलर फॉर्म। अब बस यही फर्क होगा, वहाँ कार्टेशियन फॉर्म में था कर्व्स, यहाँ पर आपको पोलर फॉर्म में गिवन होंगे, ये आपको यहाँ पर फर्क मिलेगा। खैर अब थोड़ा आइडिया होना चाहिए हमें, पोलर फॉर्म में कुछ बहुत ही सिंपल कर्व्स हैं, जैसे ये आपका r इक्वल टू a cos थीटा, तो ये सर्किल है आपका, इसका रेडियस a/2 है, सेंटर a/2, 0, मतलब ये आपका सर्किल है, इसका सेंटर a/2 है, मतलब a/2, 0 और रेडियस भी, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा रेडियस भी, ठीक। ये रीजन है, मतलब एरिया मतलब होल बेस रीजन। अब ये जरूर है कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, सिमेट्री है, आर में आर स्क्वायर भी है, तो हम 2 टाइम्स ओ ए बी ओ ले सकते हैं। वी कंसीडर इट एज 2 टाइम्स ओ ए बी ओ आर स्क्वायर डी थीटा डी आर। तो हम केवल अपर पार्ट से लिमिट्स निकाल सकते हैं। लिमिट के लिए क्या बताया था कि जो आउटसाइड वेरिएबल है उसके एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब ये बात भी समझ लीजिए कि जैसे कोई पॉइंट है P जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं r थीटा, तो r क्या है, जैसे x y में तो क्लियर था, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, लेकिन अगर ये r थीटा कोऑर्डिनेट्स हैं तो r दिस द रेडियस वेक्टर, दिस इट इज r एंड थीटा इज वेक्टोरियल एंगल, तो मतलब r एक्सिस मतलब ये एक्सिस रेडियस वेक्टर इसके पैरेलल, तो जब इसके पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, r के पैरेलल का मतलब इसके पैरेलल, तो we see the ends of this strip, एक एंड इसका ओरिजिन पोल पर है और दूसरा सर्किल पे जा रहा है, तो 2 टाइम्स r स्क्वायर डी थीटा डी आर, एक आपका ओरिजिन यहाँ r0 होगा और यहाँ पर r कर्व की इक्वेशन से r इक्वल टू a cos थीटा, r इक्वल टू a cos, तो r की वैल्यू हो गई a cos थीटा, बिल्कुल पिछला जैसा ही सवाल आ गया। और अपर हाफ पार्ट लिया है तो देयर थीटा रोटेट फ्रॉम 0 टू π/2, ये टेंजेंट है, टच कर रहा है 0 से π/2, फिर समझ लें डी थीटा डी आर लिखा था, सर्किल की इक्वेशन r इक्वल टू a cos थीटा, ये सर्किल है जिसका सेंटर a/2 0 है, रेडियस a/2 है, फिगर इस तरीके का बनेगा, x एक्सिस पे ओरिजिन से जाएगा, r के पैरेलल यानी रेडियस वेक्टर के पैरेलल ये स्ट्रिप ड्रा करेंगे और ये स्ट्रिप के सिरे कहाँ पर हैं देखेंगे, तो निचला सिरा ओरिजिन r0 है, अपर एंड जो है वो आपका सर्किल पर है, सर्किल की इक्वेशन से r इक्वल टू a cos थीटा, तो r की लिमिट हो गई 0 से a cos थीटा,
और इस रीजन में थीटा कहाँ से कहाँ तक रोटेट करेगा, तो यहाँ पर इनिशियल लाइन देयर इज थीटा इक्वल टू 0 एंड ऑन दिस लाइन थीटा इक्वल टू π/2। तो लिमिट हो गई थीटा की 0 से π/2। अब हमें लिमिट्स मालूम हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट हम इंटीग्रेट। अब फिर क्लियर वही पहला केस बन गया, एक की कांस्टेंट एक की वेरिएबल, वेरिएबल थीटा यानी आर की, तो आर के रिस्पेक्ट में हमें पहले करना पड़ेगा 2 0 से π/2 r³ लिमिट्स आर 0 to a cos theta d theta and now putting limits, so this is 2 and a³ बाहर निकल आएगा, तो 2a³ 0 to π/2 and cos³ d theta. Now it is very easy to integrate cos³ d theta, बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। चाहे cos3 थीटा के फार्मूले कर लीजिए, चाहे आप cos² थीटा इंटू cos थीटा से कीजिए। और एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी आप सब लोग समझ लें, बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ध्यान से समझ लीजिए, उसको हम लोग गामा फार्मूला भी कहते हैं, कि जब लिमिट्स हमारी 0 से π/2 हो, फंक्शन साइन थीटा और कॉस थीटा की पावर में हो, तो हम लोग गामा फार्मूला यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं जानते वो सीख लीजिए। इसकी वैल्यू है गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2/2। अब सवाल आता है, बहुत से लोग गामा नहीं जानते, तो गामा समझ लीजिए। गामा n का मतलब है n - 1 फैक्टर, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा n का मतलब n - 1 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल गामा 5 दैट इज 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज 20। अगर इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर है, तो हम लोग फिर ये यूज करते हैं, गामा n = n - 1 इंटू गामा n - 1। एक कम होके बाहर आएगा और उतना ही बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गामा 5/2, गामा 5/2 एक कम करेंगे -1 3/2 और उतना ही बचेगा। फिर हम रिड्यूस कर लेंगे इसको आगे। क्यों कर लेंगे? एक दो वैल्यू और समझ लीजिए, पहली तो ये, दूसरी ये फार्मूला, ये जनरल है, ये तभी लगेगा जब पॉजिटिव इंटीजर है। गामा 1 और गामा 2 बोथ आर इक्वल टू 1 एंड गामा हाफ इक्वल टू √π। जो लोग ये थर्ड मान लीजिए, ये फोर्थ, ये 4 फार्मूले आपको समझने होंगे, गामा क्लियर हो जाएगा। और जब भी आपका साइन और कॉस की पावर, शर्त यह है कि लिमिट 0 से π/2 और साइन कॉस की पावर्स में हो, तो ये सबसे बढ़िया फार्मूला है इंटीग्रल एलिमिनेट करने। यहाँ हम कर सकते हैं, जैसे आप कहें कि इसमें 2a³ ये आ जाएगा 0 से π/2, कॉस साइन का नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए साइन थीटा की पावर 0 और कॉस थीटा 3 d थीटा, और यही फार्मूला यूज कर लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, कोशिश करें समझने की। 2a³ गामा 0 + 1/2 यानी दिस, 3 + 1/2 4/2 दैट इज 2/2 गामा 0 + 3 + 2 5/2। यही फार्मूला यूज किया। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देख लीजिए आप। 2a³ ये तो रहेगा। गामा हाफ अभी ऐसे ही रख दीजिए। गामा 2 अभी बता चुका हूँ आपको, गामा 2 = 1, सो दिस इज 1 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहीं कर दीजिए चाहे। और गामा 5 ये इंटीजर नहीं है तो इसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहले एक कम करके निकाला 3/2,
फिर एक कम करके निकाला 1/2, बचा गामा हाफ। ये गामा हाफ कैंसिल हो गया। ये आपका 2 × 2 4 ऊपर चला गया, 3 × 3 9 ये बचा, दैट इज 4a³/9। ये आपका आंसर। तो खैर ये तो एक प्रोसेस है रिलेट करने का कि अगर इस पर्टिकुलर फॉर्म का है तो आप दे आर यूज गामा फार्मूला एंड दिस इज द गामा फार्मूला। भले एक ही टर्म हो लेकिन साइन कॉस की पावर में होना चाहिए। एक है तो इस तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो ये डबल इंटीग्रल में केस था आपका पोलर फॉर्म में। अगर है आर थीटा में, जैसा आपको एक्स वाई के उसमें बताया, सेम वैसे ही है कि अगर लिमिट्स नहीं दी गई है, रीजन दिया गया है, तो पहले उसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करेंगे। वो हमने किया था पूरा, लेकिन 2 टाइम्स करके हमने हाफ ले लिया। और फिर जैसा प्रोसेस होता है कि जो वेरिएबल आउटसाइड है उसके पैरेलल स्ट्रिप ड्रा कर रही है आर के, स्ट्रिप के सिरे कहाँ पर है वो उसकी लिमिट्स हो जाएंगी, और फिर उस रीजन में दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग कितना मूव कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ। तो इसमें थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू π/, ये दूसरे वेरिएबल की लिमिट्स हो गए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। तो इसी तरीके से डबल इंटीग्रल अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम है, चाहे कार्टेशियन फॉर्म में हो या पोलर में, लिमिट्स दी जाए या नहीं दी जाए, और लिमिट्स अगर निकालना सीख गए तो बाकी और चीज़ें भी हम लोग समझ जाएंगे। जैसे अभी इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल, तो उसमें भी वही है कि अगर हमें लिमिट्स निकालना समझ में आ गया तो देन दिस प्रॉब्लम विल बी वेरी इजी। ओके, थैंक्स।